ब्रेक के बाद शेयर एयरलाइन और सभी का फिर से स्वागत है। करीब इस वक्त 24 अंक नीचे निफ्टी 7,561 के यानी 7550 की भी है तस्दीक। मयूरेश जोशी हमारे साथ हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, पहली चीज तो ये है कि अभी जो हाल फिलहाल में आप लोगों की जो मीट हुई है उसमें इन्वेस्टर्स को जो आप लोगों ने गाइडेंस दी है, ट्रेडर्स को जो गाइडेंस दी है वो क्या दी है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में सेल ऑफ है, क्रूड मार्केट ऑलमोस्ट आप देखें जो ट्रेजेक्ट्री चल रही है डाउनफॉल की वो कायम है। हम किसी भी लेवल को होल्ड नहीं कर रहे हैं। 7500 को हमने कल भी वॉलेट किया। एग्जैक्टली अपने ट्रेडर्स को और अपने क्लाइंट्स को जो कि शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में आते हैं, आप लोगों ने क्या एडवाइस दी है? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, आई थिंक ग्लोबल अनसर्टेनिटीज को देखते हुए और चाइना फैक्टर है जैसे क्रूड बिहेव कर रहा है, मुझे लगता है जो वॉलेटिलिटी है मार्केट्स में बरकरार रह सकती है। इसलिए जो हम शार्प डाउनफॉल्स देखते हैं, शॉर्ट कवरिंग्स देखते हैं, ये बिल्कुल जारी रह सकता है। इसलिए आई थिंक इट्स एन एडवाइस टू ऑल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स आई थिंक कि थोड़ी पोजीशंस लाइट रखें। आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें और ट्रेडर्स को स्पेसिफिकली हम लोग यही अप्रोच रख रहे हैं कि आई थिंक एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी है। और अगर ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है तो ना लें। आई थिंक ओनली प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैन प्रॉब्ली हैंडल दिस वॉलेटिलिटी। इसलिए आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शुड प्रॉब्ली वेट फॉर डिक्लाइंस। ट्रेडर्स आई थिंक शुड यूज देयर डिस्क्रिशन एंड यूज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। जी, इसके अलावा आज आईआईपी सीपीआई के नंबर्स भी आने हैं, दोनों ही आंकड़ों पर नजर रहेगी। हालांकि जो प्रोजेक्शंस है वो बहुत हाई नहीं है। अनुमान है कि आईआईपी ग्रोथ घट सकती है। हमने देखा था कि प्रीवियस मंथ यानी अक्टूबर के जो आंकड़े रहे थे वो काफी एनकरेजिंग रहे थे। 5 साल की ऊंचाई पर आईआईपी ग्रोथ रही थी, लेकिन नवंबर में जो आईआईपी ग्रोथ है अगर सबसे पहले मंथ ऑन मंथ बेसिस पर कंपेयर करें तो ये 9.8% से कम होकर 2.6% रह सकती है। ऊंचे जो बेस है प्रीवियस मंथ का, उसकी वजह से तो ये आंकड़ा कम रह ही सकता है। साथ ही साथ जो कोर सेक्टर के आंकड़े आए थे उनका भी असर इन नंबर्स पर दिख सकता है। कोर सेक्टर के कमजोर आंकड़े, साथ साथ ऑटो बिक्री के भी जो आंकड़े रहे थे वो भी एनकरेजिंग नहीं थे, जिसका रिफ्लेक्शन इन आईआईपी नंबर्स पर दिख सकता है। वाईवाई बेसिस पर भी कंपेयर करें तो इस बार ग्रोथ धीमी ही रह सकती है। 5.2% के मुकाबले 2.6% का अनुमान है रहने का। हाल ही में जो एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स आए थे वो भी कम रहे थे, वहां भी गिरावट दिखी थी। और जो नवंबर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है वो 50.7 से घटकर 50.3% पर रही थी। तो नवंबर आईआईपी आंकड़ों से बहुत हाई होप्स नहीं है। और बीते 1.5 साल की प्रिसाइसली बात करें तो ये नंबर्स काफी वॉलेटाइल रहे हैं नवंबर आईआईपी के आंकड़े। वहीं अगर सीपीआई की बात करें तो सीपीआई में मामूली बढ़त रहने का अनुमान है। आज ये आंकड़े आएंगे और जो सीपीआई महंगाई दर है वो 5.41% से बढ़कर 5.52% रहने का अनुमान है। और 15 महीने की ऊंचाई पर सीपीआई दर पहुंच सकती है। पल्सेस के प्राइसेस जिस तरह से अभी भी हायर लेवल से बने हुए हैं उसका भी एक इम्पैक्ट हम लगातार देखा हमें सीपीआई नंबर्स पर, और वही ट्रेंड अभी भी कायम रह सकता है। मयूरेश, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे इन दोनों ही नंबर्स पर? सीपीआई मामूली बढ़त का अनुमान है यहाँ पर, और प्रिसाइसली आईआईपी को लेकर क्या आपका आकलन रहेगा? क्योंकि हमने देखा है ये आंकड़े बीते 1.5 साल में काफी वॉलेटाइल रहे हैं। एक मंथ अगर अच्छी फिगर आती है तो नेक्स्ट मंथ एक डिप हमने आता हुआ देखा है। तो इन पर भरोसा करना बिल्कुल मतलब भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब आज जिस तरह के आंकड़े आने हैं, एक डिप की आशंका है, 2.6% के आसपास आंकड़ा रहने का अनुमान है। एग्जैक्टली इंडिकेट करेगा क्या और आपकी सोच क्या है? क्लियरली अगर हम एक लार्जर ट्रेजेक्टरी पैन आउट करें, और आप राइटफुली कह रहे हैं, आई थिंक बहुत वॉलेटाइल रहे हैं आईआईपी के आंकड़े, तो क्लियरली आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है अगर ग्रोथ ट्रेंड्स को मैप करना हो तो। एंड कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर शोइंग एन अप ट्रेंड एटलीस्ट फॉर 3 मंथ जो मुझे दिख नहीं रहे हैं। तो क्लियरली आई थिंक देयर इज सम अमाउंट ऑफ इश्यूज बोथ ऑन सप्लाई साइड, और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आई थिंक अभी तक जारी है सिस्टम में। जहां तक आई थिंक कोर आईआईपी का सवाल रहा है, आई थिंक यू आर सीइंग प्रॉब्ली केपेक्स नॉट पिकिंग अप मीनिंग, your capex pick up होना meaningfully I think got delayed by at least 2 to 3 quarters. Having said that, probably I think जो CPI के आंकड़े हैं more or less बेस की वजह से I think होंगे, और because of what you rightly said again I think pulses के वजह से, but it is still below that comfort level of 6% जो RBI ने प्रोजेक्ट किया था, और इसके नीचे रहने का अनुमान है for the better part of this year. तो डायरेक्टली अगर हम देखें तो I think demand और supply side constraints दोनों I think इकोनॉमी दिख रहे हैं जो I think our next 2 quarters should start easing. चलिए, एक और चीज, आज टीसीएस और इंडसइंड बैंक के नतीजे हैं। और देखिए, हालांकि कुछ छोटे मोटे नतीजे पहले आ चुके हैं, लेकिन सही मायने में नारियल आज ही फूटेगा। और नारियल फोड़ने के लिए हमारे साथ इस वक्त अंचल है, Q3 अर्निंग सीजन का। अंचल, गुड मॉर्निंग। अंचल, टीसीएस और इंडसइंड बैंक, पहले थोड़ा सा टीसीएस पे प्रकाश डालिए। एग्जैक्टली क्या पॉसिबिलिटी लग रही है यहाँ पर आपको?
शुक्रिया वीरेंद्र, माफ कीजिएगा। टीसीएस की अगर बात करें तो नंबर्स फ्लैटिश टू नेगेटिव रहने का ही अनुमान है। नॉर्मली Q3 आईटी कंपनी के लिए हमेशा वीक क्वार्टर ही माना जाता है और वही सेम रिफ्लेक्शन आज टीसीएस में भी देखने को मिल सकता है। अगर आप आई की बात करें तो महज 1.6% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है और आंकड़ा 27,600 करोड़ के पार जाता हुआ दिखेगा। वहीं अगर आप डॉलर आई की बात करें तो उसमें ½ % की बढ़त का अनुमान है और 418 करोड़ के आसपास, 418 करोड़ डॉलर के आसपास कंपनी की डॉलर आय रह सकती है। 2-3 फैक्टर्स है जो कंपनी की आय पे डेंट मार रहे हैं। सबसे पहले तो क्योंकि वर्क डेज इस क्वार्टर में कम रहते हैं तो उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आय पे आता है। ऑर्डर इनफ्लो सुस्त रहते हैं, जिस तरह यूरोप और यूएस में क्रिसमस के चलते छुट्टियां रहती हैं तो उसकी वजह से ऑर्डर इनफ्लो सुस्त रहते हैं, वो भी इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा आय पे। और चेन्नई फ्लड्स, जो चेन्नई में बाढ़ आई थी, उसकी वजह से भी टीसीएस की ओवरऑल नेट आय पे कहीं ना कहीं असर आता हुआ दिखेगा। रही बात डॉलर आय की तो वहां पे टेंशन है, वो है क्रॉस करेंसी की वजह से। रुपया डेफिनेटली अगर देखें तिमाही दर तिमाही में अगर देखें तो 1% डिप्रिशिएट हुआ है, लेकिन उसी के विपरीत यूरो और पाउंड दोनों में ही डिप्रिसिएशन रही है और ऐसा अनुमान है कि यूरो और पाउंड की डिप्रिसिएशन के चलते जो डॉलर आय है उस पर करीब ½ % तक का क्रॉस करेंसी डेंट आता हुआ दिखेगा। तो वो एक चिंता का विषय जरूर रहेगा कंपनी के लिए इस क्वार्टर में। अगर आप एबिट मार्जिन की बात करें वहां सॉफ्टनेस का ही अनुमान है, 26.9% से गिरकर 26.2% एबिट मार्जिन रह सकते हैं और मुनाफा जहां तक है वो करीब 2% गिरता हुआ दिखेगा और ये आंकड़ा 5,970 करोड़ के आसपास रह सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो टीसीएस के नंबर इस बार ही फ्लैटिश टू नेगेटिव ही रह सकते हैं, ज्यादा उम्मीदें नहीं है, खराब नतीजों का ही अनुमान लगाया जा रहा है। जी, तो टीसीएस के नंबर्स को लेकर होप्स बिल्कुल भी हाई नहीं है और इनफैक्ट मयूरेश लगातार ये 6th क्वार्टर होगा जब कंपनी वीक अर्निंग्स पोस्ट करेगी। Q3 हालांकि सीजनली वीक क्वार्टर होता है, लेकिन प्रिसाइसली टीसीएस की बात करें तो नंबर ऑफ वर्क डेज जो कम रहे हैं, चेन्नई फ्लड्स और साथ साथ जो जिस तरह का एक करेंसी मूवमेंट रहा है उसका भी इम्पैक्ट इसके अर्निंग्स पर दिखेगा। लेकिन बीते 3 क्वार्टर्स की प्रिसाइसली बात करें, डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ जिस तरह से कंसिस्टेंटली डिप कर रही है, हमने देखा था कि अप्रैल क्वार्टर के दौरान 3.5% के आसपास की ग्रोथ थी, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में 3% के आसपास आई और अब अक्टूबर दिसंबर में ऑलमोस्ट फ्लैटिश डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ रहने की आशंका है। तो ऐसे में टीसीएस का एक रिस्क पर खड़ा है जहां पर स्लोएस्ट ग्रोथ की पेस पर ही आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्लियरली आई थिंक अर्निंग्स में आई थिंक जो डाउनग्रेड्स हमने देखे हैं प्रॉब्ली अगले 2 क्वार्टर तक बिल्कुल जारी रह सकते हैं और इनके जो की वर्टिकल्स है जनरली टेलीकॉम एंटरप्राइज सेगमेंट है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें बिल्कुल दिख सकती है। आई थिंक डिलीजेंटा में क्या होता है, जो इंश्योरेंस बिजनेस संभालता है वहाँ भी आई थिंक हम सॉफ्टनेस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इन टर्म्स ऑफ डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, यस आई थिंक इवन वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी सॉफ्ट क्वार्टर फॉर टीसीएस टू कम थ्रू। लेकिन जैसे टीसीएस के मैनेजमेंट ने कहा इवन इन द क्वार्टर गॉन बाय कि इनकी जो ऑर्डर बुक है 30% हायर देन देयर बेस्ट ऑर्डर बुक एवर। तो इसका मतलब यही होता है कि जो क्लाइंट माइनिंग एक्सरसाइजेस टीसीएस की चल रही है काफी तगड़ी चल रही है। अगर हम इन्फोसिस के साथ कंपेयर करें तो जो डी रेटिंग टीसीएस की हो गई है ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, दैट हैज प्रोबब्ली स्टार्टेड कमिंग थ्रू, प्रीमियम रह नहीं रहा है। तो आई थिंक नंबर्स एक्सपेक्टेड टू बी सॉफ्ट। चलिए बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो कि व्यूअर्स चॉइस कैटेगरी के हैं और उन पर जी बिजनेस के एनालिस्ट की पैनल की राय क्या, ये जानते हैं साक्षी से। साक्षी जी बताइए। बताती हूँ आपको कि आज हम 15 शेयर्स ऐसे लेकर आए हैं जो कि पीपल्स चॉइस शेयर्स हैं, जहां पर दर्शकों की तरफ से मैक्सिमम क्वेरीज आई है और हमारे एक्सपर्ट्स आईडीबीआई कैपिटल के ए.के. प्रभाकर ने उन पर राय दी है। एक एक करके आपको बताते हैं कि वो शेयर्स कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्वेरीज आई है। L&T उसमें से सबसे पहले शेयर का नाम है, अपोलो टायर्स, टाटा स्टील, अशोक लेलैंड, त्रिवेणी टर्बाइन, वैसे 5 शेयर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्वेरीज आई है। इसके अलावा आलोक इंडस्ट्रीज, बजाज कॉर्प, स्टैम्पीड कैपिटल, दीप इंडस्ट्रीज, MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ और ऐसे शेयर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है। पीपल्स चॉइस शेयर्स में टानला सॉल्यूशंस, टाटा कॉफी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ल्यूपिन और यूनियन बैंक, कुछ और ऐसे अन्य 5 शेयर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए, SMS के जरिए सबसे ज्यादा क्वेरीज यहां पर आई है। एक एक करके अगर आपको बताएं तो L&T पर आईडीबीआई कैपिटल मानते हैं कि आप बिकवाली करके चल सकते हैं 1173 के करंट लेवल से और गिरकर ये 1000 तक के लेवल्स पर आ सकता है। साथ ही उनका मानना है कि टाटा स्टील पर भी यहां पर जो उन्होंने होल्ड के टारगेट्स दिए हैं 250 के करंट लेवल्स है, उनका मानना है कि 220 से 270 के टारगेट्स के बीच में ही यहां पर लेवल्स देखते हुए मिल सकते हैं। अपोलो टायर्स की अगर बात करें तो यहां पर भी बेरिश व्यू है आईडीबीआई कैपिटल का, बिकवाली की राय दे रहे हैं। 130 तक टारगेट्स तक ही नीचे स्लिप होते हुए नजर आ सकता है। आईडीबीआई कैपिटल का यह भी मानना है कि ऑटो स्पेस से अशोक लेलैंड काफी स्ट्रॉन्ग पिक है और खरीदारी की राय यहां पर दे रहे हैं। 93 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। साथ ही कुछ और शेयर्स जहां पर उन्होंने अपनी राय रखी है, त्रिवेणी टर्बाइन उनमें से 1 से 6 तक के टारगेट्स अभी हैं, लेकिन उनका मानना है कि यहां से स्लिप होते हुए वो नीचे गिर सकता है। 95 तक के टारगेट्स देखे जा सकते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज में आप देखिए तो यहां पर भी उन्होंने अवॉइड की राय दी है।
और साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आईडीबीआई कैपिटल ने बजाज कॉर्प पे भी राय रखी है। 360 तक के टारगेट्स के साथ वो यहाँ पर बिकवाली की राय दे रहे हैं। जी शुक्रिया साक्षी। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर व्यूअर्स ने अपने स्टॉक्स भेजे, एक्सपर्ट की राय भी आपने सुनी। अब 9 बजे हैं तो वक्त हो गया शेयर बाजार लाइव को यहीं समेटने का। हर रोज की तरह शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले देख लीजिए हेडलाइंस। चलिए अब इंडिकेटिव एक्शन की सीधे शुरुआत करते हैं और आपकी स्क्रीन पे इंडिकेटिव एक्शन आपके स्क्रीन पे लगभग 7 अंकों पर निफ्टी 7572 के स्तर पर और लगभग सेंसेक्स 2 अंकों पर टाटा स्टील बैकफुट पे है। बीएचईएल बिल्कुल फ्लैट 149 पे, बीपीसीएल बिल्कुल फ्लैट 888 पर। उसके बाद माफ कीजिएगा, गेल बिल्कुल फ्लैट है 370 के स्तर पे कारोबार कर रहा है। एमएनएम बिल्कुल फ्लैट 1162 पे। उसके बाद एलएनटी करीब 5 रुपए 65 पैसों पर 1180 के स्तर पे कारोबार करता है। भारतीय तेल में देखें बिल्कुल फ्लैट रुझान है। मारुति 50 रुपए ऊपर एज पर इंडिकेटिव एक्शन 4323 का स्तर। यहाँ पे रिलायंस लगभग 1.5 रुपए ऊपर 1055 के स्तर पे। केन इंडिया बैकफुट पे है 2.25 रुपए नीचे। टाटा मोटर्स 3 रुपए ऊपर। उसके बाद एचडीएफसी बैंक लगभग 10 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है और 160 के स्तर पर बिल्कुल फ्लैट। इस बीच फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग भी हो चुकी है। रुपया करीब 81 के मुकाबले 66 रुपए 83 पैसे के यानी स्तर पे, यानी बहुत दिनों बाद ऑलमोस्ट आप देखिए करीब 10 सेशन बाद इतनी फ्लैट ओपनिंग हुई है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि एक पेनफुल दौर के बाद 6605 से लेकर 6610 की ट्रेजेक्टरी से जो फॉल, जो गिरावट शुरू हुई थी, वो इस रेंज में आके थोड़ी सी अरेस्ट, थोड़ी स्थिर हो रही है। और एक बार याद रखिएगा, एक क्रिटिकल लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल 67 का बेहद नजदीक है, तो वो शायद अपना प्रभाव जो है वो फॉरेक्स मार्केट पे छोड़ रहा है, लेवल्स पे छोड़ रहा है। लौटते हैं फिर से इंडिकेटिव एक्शन में। रुपए को ही चैप्टर को क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं इंडिकेटिव एक्शन पे, फिर लौटते हैं। टाटा पावर आपकी स्क्रीन पे 75 पैसे ऊपर कारोबार कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा बैकफुट पे 2 रुपए नीचे और लगभग एशियन पेंट्स 10 रुपए ऊपर। रजत जी बिल्कुल, तो काफी मिक्स व्यू है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं फोकस करना होगा। 3 बैंक्स के नतीजे जो हैं उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। निफ्टी 30 अंकों के आसपास की तेजी इंडिकेटिव एक्शन में शो कर रहा है और आईटी काउंटर साथ साथ बैंकिंग कहीं ना कहीं फोकस रहेगा। मेरे साथ इस समय संदीप मेरे सहयोगी मौजूद है, साथ साथ मेरे साथ अंचल भी मौजूद है। सबसे पहले संदीप आपके पास मैं आता हूँ, ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स क्या बताते हैं, वैल्यूएशन टर्म्स में कौन से स्टॉक पे बेट किया जा सकता है? शुक्रिया रजत। क्रेडिट स्विस का जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसकी आज आप बात करेंगे, जिसमें उनके पूरे जो कॉल्स हैं, चाहे मिड कैप की बात करें, लार्ज कैप की बात करें, बाय की बात करें, सेल की बात करें, वो पूरे बदलाव यहाँ पे शामिल हैं। सबसे पहले उनकी जो टॉप मिड कैप बाय आइडियाज है उनकी बात कर लेते हैं। एनआईटी टेक पे वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 675 तक के टारगेट्स उनका मानना है कि इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। खजारिया सेरेमिक्स में भी खरीदारी की राय है, 1150 का टारगेट होगा। इमामी एफएमजी स्पेस है, यहाँ पे उनका मानना है कि 1240 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा वाटेक वबाब, यहाँ पे उनका मानना है कि 900 तक के जो जोन्स है इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। कैपिटल गुड्स में वोल्टास इससे 345 तक के जोन्स तक जा सकता है और सद्भाव इंजीनियरिंग यहाँ पे वो बुलिश, उनका मानना है कि 380 तक जो टारगेट्स हैं वो इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र से एसकेएस माइक्रो पे वो बुलिश, उनका मानना है कि 600 रुपए तक के जो टारगेट्स हैं वो ऑन द हायर साइड इस काउंटर पे देखने मिल सकते हैं। जहां तक इनकी जो मिड कैप सेल आइडियाज की बात है तो उसमें पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पे वो बिकवाली करने की राय है, उनका मानना है कि ऑन द डाउन साइड 10,900 तक के जो लेवल्स है इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं। और कैपिटल गुड्स स्पेस से थर्मैक्स यहाँ पे वो बेरिश है, उनका मानना है कि बिकवाली करके चल सकते हैं। 700 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वहां तक काउंटर गिर सकता है। साथ ही साथ उन्होंने ऑटो सेक्टर पे अपनी रिपोर्ट निकाली, जिसमें उनका मानना है कि एंसिलरीज में भारत फोर्ज की जो आय है उसके ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है और अपोलो टायर्स के जो मार्जिन हैं उनमें भी कहीं ना कहीं प्रेशर देखने को मिल सकता है। और चेन्नई में जो बाढ़ आया था उसकी वजह से आयशर के जो नतीजे हैं उन पे भी हल्का दबाव देखने को मिल सकता है। ज्यादा जो विज्ञापन खर्च है उसकी वजह से हीरो मोटो के जो नतीजे हैं उनमें भी एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। और Q3 FY16 में ऑटो सेक्टर की जो वॉल्यूम्स हैं उसमें उनका मानना है कि बढ़त देखने को मिल सकती है। और जेएलआर की जो मार्जिन हैं उसमें वो एक अपटिक की उम्मीद करके चल रहे हैं और एमएनएम की जो मार्जिन हैं उसमें भी सुधार देखने को मिल सकता है। आखिर में उन्होंने एलएनटी पे अपना एक टेक दिया जिसमें उन्होंने जो रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है। न्यूट्रल रेटिंग थी उसे बढ़ाकर अब आउटपरफॉर्म किया है। हालांकि जो टारगेट प्राइस है उसे कट किया है, 1515 का पहले टारगेट प्राइस था उसे घटाकर उन्होंने 1475 रुपए किया है। लेकिन उनका मानना है कि जिस तरह की गिरावट हुई एलएनटी के स्टॉक में, अब जो वैल्यूएशन है वो काफी अट्रैक्टिव और शॉर्टर टर्म में ही एक बड़ा बाउंस बैक इस काउंटर में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से रेटिंग अपग्रेड एलएनटी की उन्होंने अनाउंस किया है। चलिए, तो एलएनटी में कुछ तो अच्छा हुआ संदीप, एटलीस्ट बहुत दिनों बाद हुआ और वो मानते हैं कि 1150, 1173, 1120 ये लेवल जो है वैल्यूएशंस के लिहाज से अच्छे लेवल्स हैं। चलिए इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, थोड़ा सा ट्रेडिंग कॉल्स पे ध्यान देते हैं। आज के लिए कौन कौन सी कॉल्स आई हैं उन पर बात कर लेते हैं और साथ ही साथ सुपर 7 स्टॉक्स भी देखेंगे। रजत, पहले जरा सुपर 7 स्टॉक्स बताइए आज के कौन कौन से हैं।
राइट, जो स्टॉक्स यहाँ पर नजर रखनी है उसमें सबसे पहले तो रिटेल स्टॉक्स ही आज रहेंगे। ऑब्वियसली फ्यूचर रिटेल जैसे स्टॉक्स जो हैं वो काफी फैंसी हो जाएंगे, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश में सरकार ने नई रिटेल पॉलिसी का ऐलान किया जिसमें हफ्ते में 7 दिन रिटेल स्टोर्स खोलने की बात है, और साथ साथ खाद्य और किराना स्टोर्स को ESMA में शामिल किया गया, यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट एक पूरे सेक्टर को ड्राइव कर सकता है। अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है आंध्र प्रदेश का रिटेल सेक्टर में, लगभग 8% के आसपास का, तो उसका एक इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। और ऊपर से श्री सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 11 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने MOU साइन किया है, जिसमें कोलगेट और SML Isuzu शामिल है। ये सभी स्टॉक्स पे आप नजर रखें। साथ ही साथ सुप्रीम पेट्रो चेन्नई प्लांट में काम शुरू किया, कंपनी ने बाढ़ के चलते प्लांट बंद किया गया था, ये दोबारा से शुरू है, एक इंपैक्ट पॉजिटिव जरूर पड़ सकता है। ऊपर से आज शुगर सेक्टर पे जरूर नजर रखें, क्योंकि यूपीए कैबिनेट की आज बैठक है, कैबिनेट में जो बैठक होगी उसमें गन्ने पर SEB का ऐलान हो सकता है और इसका एक इंपैक्ट तो जरूर पड़ेगा। लेकिन धामपुर शुगर आज का स्टॉक ऑफ द डे है और इस स्टॉक में टेक्निकल सेटअप बहुत स्ट्रांग है, यहां से 7-8 रुपए का तो पर शेयर एक ट्रेडिंग मूव जरूर मिल सकता है। स्टॉक पे आप नजर रखें और पूरे ही शुगर स्पेस जो होगा वो आज कहीं ना कहीं आज खबरों में बना हुआ है, तो अच्छी एप्रिसिएशन कल भी देखने को मिली और आज भी कहीं ना कहीं ट्रेडर्स समझते हैं कि इन स्टॉक्स पे आप नजर रख के चल सकते हैं। साथ साथ JB केमिकल्स, ऑर्किड फार्मा, 2 स्टॉक्स जिसपे आज फास्ट मनी में बताया गया बतौर EPS शेयर, दोनों में ही एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकते हैं और बतौर सुपर हिट शेयर बताए गए हैं एवरेडी इंडस्ट्रीज और बाफना फार्मा। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज ट्रेडर्स पॉजिटिव फ्रंट पे अप्रोच कर सकते हैं। इनफैक्ट बाफना फार्मा बहुत इंटरेस्टिंग प्ले। चलिए सुपर 7 स्टॉक्स है और देखिए ट्रेडिंग कॉल्स बताता हूं मैं आपको आज जहां पर आपको नजर रखनी है। आशीष कयाल PNB सेल कर रहे हैं, अभी ये 95-50 तक ले जाएंगे और दैट मीन्स ये एक ऐसे लेवल का जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है 100 उसके वॉलेट होने की अगर आप देखें आशंका जता रहे हैं। 107 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। रिलायंस बाय 1110 का लक्ष्य है, 1010 का स्टॉप लॉस है, याद रखिएगा 1067 सबसे क्रिटिकल लेवल है जिसको पार करना इस टारगेट के लिए बहुत जरूरी है। उदित गोयल L&T पर बाय, और इस ट्रेड के पीछे साइकोलॉजी क्या है, सोच क्या है, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ओवरसोल्ड है स्टॉक, पुल बैक देगा, 1155 का स्टॉप लॉस, 1200 का लक्ष्य है, तो पुल बैक ट्रेड। SBI पुल बैक ट्रेड 210 का लक्ष्य है, 200 का स्टॉप लॉस। देखिए लेकिन कल SBI ने कल बाजार के पुल बैक में बहुत पार्टिसिपेट नहीं किया था। कल SBI खुला 202 पे, पुल बैक दिया 286 तक का, लेकिन पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाया। तो प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा अगर आप देखें, आप देख लीजिएगा। बाकी विप्रो इट्स सेल, 520 का लक्ष्य है, 546 का स्टॉप लॉस है, 537 पे कारोबार कर रहा है और इनकी आखिरी कॉल है वो है ICICI बैंक इट्स सेल। तो देखिए विद इन द एनालिस्ट अगर आप देखें आपको इसमें से छांटना पड़ेगा, आप किस पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने आपको व्यू दिखाया है लेकिन आपको थोड़ा अपनी समझ भी लानी पड़ेगी। AC सेक्टर में एक बाय है एक सेल है, खैर उस पर लौटेंगे, लेकिन मैं आई थिंक एक आपका जो ध्यान है ना एक स्टॉक पर और लेना चाहूंगा। लेट्स टेक HDIL 8135 पे कल बंद हुआ था और आई थिंक टेक्निकली इसने कल एक बड़े क्रिटिकल लेवल को पार किया था, अभी करीब 20 पैसे ऊपर है। कुणाल इस पर आपकी राय क्या होगी? और 8155 क्या ये स्टॉक धीरे धीरे ग्रेजुअली 85, 86, 87 और माइट बी 90 उस ट्रैजेक्टरी की तरफ बढ़ रहा है? जी हाँ, आई थिंक जो पुराना रेजिस्टेंस था सितंबर अक्टूबर के आसपास, आई थिंक वो स्टॉक 80 के आसपास वहां से घूमा था, वापस से करेक्शन राउंड पे आया था। इस बार उसने इस लेवल को ब्रेक किया है। वॉल्यूम्स वीकली या मंथली चार्ट्स पे अगर हम देखें तो काफी बढ़िया है इस बार, और ऐसा लग रहा है कि आई थिंक रेजिस्टेंसेस जो है HDIL के लिए वो भी बहुत ज्यादा हायर लेवल्स पे प्लेस हो गए हैं। तो आई थिंक ये जो मूव अभी जो अगर आ सकता है HDIL में या बाकी सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में, इंडिया बुल रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो फिर आई थिंक काफी सारे स्टॉक्स में हम देखें तो आई थिंक HDIL काफी बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। स्विंग ब्रेकआउट दे चुका है स्टॉक, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, इंडिकेटर वाइज काफी बढ़िया स्ट्रेंथ लग रहा है इस ट्रेंड में। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि शायद ये साइकोलॉजिकल मार्क ऑफ 100 ऑल्सो ब्रेक कर दे वेरी शॉर्ट टाइम में। राइट, लेकिन इंडसइंड बैंक ये फोकस में इसलिए क्योंकि आज नतीजे आने वाले बैंक के, और नतीजे कैसे रह सकते हैं उस बात करने के लिए अंचल मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। इंडिकेटिव एक्शन तो पॉजिटिव है अंचल, लेकिन मुनाफे फ्रंट पे 26% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। क्या लोअर बेस का एक इंपैक्ट आ सकता है या फिर रियल स्ट्रॉन्ग बॉटम लाइन इस बार पोस्ट करने जा रहा है इंडसइंड बैंक? देखिए रजत, इंडसइंड बैंक के साथ एक चीज तो है, नंबर्स उसके हमेशा से स्ट्रांग रहे हैं। काफी करीबन 3-4 क्वार्टर से जब बैंकिंग सेक्टर ठुक रहा था, इंडसइंड बैंक इकलौता एक ऐसा काउंटर था जहां पे एक तेजी बनी हुई थी। अगर आप नतीजों की बात करें, Q3 नतीजों की, तो NIS में एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट 30% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है और आंकड़ा 1120 करोड़ के आसपास रह सकता है। वहीं मुनाफे की जैसे आप बात कर रहे थे, 26% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है और आंकड़ा
565 करोड़ के आसपास रह सकता है। थोड़ी सी ग्रोथ वॉल्यूम कम हुई है मुनाफे के केस में। क्यों? उसका कारण ये था कि पहले तो कंपनी की इस बार प्रोविजनिंग बढ़ सकती है, तिमाही दर तिमाही प्रोविजनिंग करीब 2.5% बढ़ने का अनुमान है, और साथ ही टैक्स भुगतान भी बढ़ता हुआ दिखेगा। ये दोनों कारण हैं जिसकी वजह से मुनाफे की जो ग्रोथ मोमेंटम है वो आय के मुकाबले थोड़ी धीमी जरूर है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स की बात हो रही है। अगर आप लोन बुक की बात करें तो वहां पे 29% और डिपॉजिट्स में 21% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, जो सीधे तौर पे कंपनी की आय को, कंपनी की एनआई को, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसे सपोर्ट करेगा। इसके अलावा जो फी बेस्ड आय है वो बेशक अभी एक छोटा सेगमेंट जरूर है, लेकिन 40% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है फी सेगमेंट में, स्पेशली फॉरेक्स गेन की वजह से। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन की उम्मीद की जा रही है, बॉटम लाइन में भी एक अच्छे रुझान की उम्मीद है। ओके, शुक्रिया आपका चलिए बातचीत के लिए। देखिए, इंडसइंड बैंक के बारे में आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। शायद मैं बहुत दिनों बाद इसके चार्ट्स देख रहा हूँ। किसी भी दौर में, किसी भी अगर आप देखें दौर में, जैसे कि मैं शुगर की केस में कहा था, किसी सेक्टर का, किसी इंडेक्स का एक ऐसा काउंटर होता है जो उस इंडेक्स की चाल से बिल्कुल उलट चलता है। आपको याद है 2008 में क्या हुआ था डॉक्टर रेड्डीज के साथ, क्या किया था हीरो मोटोकॉर्प ने? ऐसा ही कुछ चार्ट इंडसइंड बैंक का है। कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडेक्स के प्राइस बिहेवियर का कोई इंपैक्ट नहीं। कुणाल, मैं आपसे, इनफैक्ट मयूरेश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आई थिंक मैं चार्टिकली बहुत दिनों बाद इसको देख रहा था। स्मार्ट प्राइस बिहेवियर, आउट परफॉर्मेंस से आप कह सकते हैं, अभी भी हायर लेवल्स पे सस्टेन करना 940 पे 50 पे वर्सेस द ऑल टाइम हाई ऑफ 980। आई थिंक इट्स ए कंप्लीट आउट परफॉर्मेंस। आपकी राय क्या होगी इंडसइंड बैंक पे, और इस लेवल पे क्या आप इंटरेस्टेड है इसमें? क्लियरली, जैसे आपके एनालिस्ट भी बता रहे थे, मेरे हिसाब से भी आई थिंक लोन और डिपॉजिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग होनी चाहिए, निम्स मेंटेन होनी चाहिए अराउंड 3.6% के आसपास, और एसेट क्वालिटी भी काफी स्टेबल आनी चाहिए। हाउएवर आई थिंक अगर वैल्यूएशंस की बात करें विनरी जी, तो 2.9 टाइम्स 3 टाइम्स पे प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है, जो एक प्रीमियम वैल्यूएशन है कंपेयर टू इट्स कासा रेशियो इज अराउंड 34-35%। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वेरी स्टेबल परफॉर्मर, आई थिंक कभी डिसअपॉइंट नहीं करता एसेट क्वालिटी पे, टॉप लाइन ग्रोथ पे, नया ग्रोथ पे। और क्लियरली आई थिंक सीवी मार्केट की कैसे आई थिंक मार्केट ट्रेंड्स रहती है, ये एक डिफाइनिंग फैक्टर रहेगा स्पेसिफिकली ऑन द क्रेडिट ग्रोथ फ्रंट। तो क्लियरली आई थिंक एट द करंट जंक्चर वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव, लेकिन जो इन्वेस्टर्स नीचे के लेवल पे स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। कुणाल, एविएशन स्टॉक्स कैसे लग रहे हैं अभी? जेट एयरवेज और साथ ही साथ इंडिगो, दोनों स्टॉक्स पे आपकी राय? बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच ऑलरेडी दिख चुके, लेकिन क्रूड तो लगातार टूटता चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो सेंटीमेंट ड्राइवर हो सकता है स्पेस के लिए। जी हाँ, और अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो बट मेरा व्यू ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जेट एयरवेज और इंडिगो एक कंसोलिडेशन फेज में आ रहे हैं। ऐसा चांस हो सकता है कि शायद इन स्टॉक्स में करेक्शन दिखे, बट लार्जर ट्रेंड की जब हम बात करते हैं जेट एयरवेज में जो लास्ट 4 से 5 महीनों में सितंबर के आसपास से जो एक बदलाव हुआ है, इंडिगो रिसेंटली लिस्टेड, आई थिंक द रीसेंट चार्ट्स आल्सो जो काफी स्ट्रांग बन गए हैं स्टॉक के लिए। तो लार्जर टर्म ट्रेंड काफी अच्छा है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो इंडिकेटर्स काफी एक्सट्रीम जोन्स पे आ गए हैं। तो नई खरीदारी के लिए तो हम सलाह नहीं देंगे, बट जिन्होंने भी अगर होल्ड किया हुआ है तो मेरे अनुमान से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। जेट एयरवेज पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं करीबन 730 के आसपास रखूंगा। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो मैं अपनी पोजीशंस या मैं अपने क्लाइंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि अपनी पोजीशंस निकाल सकते हैं, स्टॉक्स को वापस देखेंगे करीबन हफ्ते 2 हफ्ते, अगर स्टॉक कंसोलिडेट और करेक्ट करे तो। राइट, 2 स्टॉक्स और कुणाल देख के बताएं, एक तो एसएमएल सुजुकी और दूसरा ओमेक्स ऑटो। दोनों स्टॉक्स इस समय टेक्निकल चार्ट सेटअप के हिसाब से कैसे लग रहे हैं? आई थिंक एसएमएल सुजुकी थोड़ा वीक बन गया है चार्ट्स में। आई थिंक जो रीसेंट ब्रेकडाउन हुआ है वो ऑलमोस्ट 4 और 5 मंथ्स ब्रेकडाउन है एसएमएल में। तो मेरे अनुमान से अगर फ्रेश शॉट यहाँ पे कर सकते हैं तो एक बढ़िया ट्रेड रहेगा। ओमैक्स ऑटो की बात करें तो एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट पे आ चुका है, अपने 79 और 80 के आसपास का एक सपोर्ट है जो करीबन नवंबर दिसंबर में था। तो अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो 80 के स्टॉप लॉस से अगर यहाँ पे कॉन्ट्रेडिंग लॉन्ग कर सकते हैं तो एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है ओमैक्स ऑटो में भी। राइट, लेकिन इंडिकेटिव एक्शन बता दूं कहां पर आज तेजी बन रही है। एक तो फ्यूचर रिटेल, क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार ने जो नई रिटेल पॉलिसी जारी की है उसका एक इंपैक्ट आज रिटेल काउंटर्स पे आना तय था, और वो वैसा ही होता हुआ नजर आया। इंडिकेटिव एक्शन में 5% की तेजी फ्यूचर रिटेल पकड़े हुए है। साथ साथ कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज तेजी बन सकती है, उसमें न्यूलैंड लैब एक स्टॉक है जहां पर आप फोकस करें। आज इंडिकेटिव टिक्स पॉजिटिव है, इसमें कोहिनूर फूड्स एक और स्टॉक।
इस पे भी आज पॉजिटिव रिएक्शन संभव है। कालिंदी रेलवे स्टॉक्स पे आज कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हो सकती है। साथ ही साथ कुछ और स्टॉक जैसे कि ओमेक्स ऑटो जिसके बारे में बात कर रहा था, इसमें आज 2.5% का मूव इंडिकेटिव एक्शन सजेस्ट कर रहा है कि मिल सकता है शुरुआती टिक्स में। इसके अलावा एस्टेक लाइफ जैसे काउंटर्स एक्टिव हो सकते हैं। टेक्स मैको और कालिंदी दोनों तेज है, यानी कि रेलवे स्टॉक्स पे कहीं ना कहीं फोकस ज्यादा बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जैसे कि मान इंडस्ट्रीज और जेके सीमेंट, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जहां पर आज अच्छी तेजी बन सकती है। और टाइम टेक्नोप्लास एक और स्टॉक है जो आज फास्ट मनी में बताया गया, और इस स्टॉक में भी कहीं ना कहीं फोकस जो है वो ट्रेडर्स का ज्यादा बन सकता है। आईटी काउंटर्स फोकस पर रहेंगे और साथ साथ बैंकिंग स्टॉक्स, क्योंकि आज टीसीएस के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आने हैं और साथ साथ इंडसइंड बैंक के नतीजे, डीसीबी, फेडरल बैंक, इन सभी के नतीजे आने हैं। इन सभी स्टॉक्स को अपने आज रडार पर रखें। कुछ फास्ट मनी की कॉल्स हैं, जेबी केमिकल्स, ऑर्किड फार्मा, एवरेडी इंडस्ट्रीज और बाफना फार्मा। शुरुआती टिक्स पॉजिटिव लग सकते हैं। फिलहाल बाजार की ओपनिंग आज हो सकता है बिल्कुल फ्लैट होती हुई नजर आए। मिक्स क्यूज है एशियन मार्केट से, लेकिन जो खरीदारी हो रही है वो अनपैरेलल 20 अंकों के आसपास की तेजी के साथ खुला है निफ्टी में। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें करीब 16 अंकों पर निफ्टी करीब 7577 के स्तर पर, और लगभग सेंसेक्स 48 अंकों पर, यहाँ पर करीब 24,865 की लेवल विजिबल है। आगे बढ़ते हैं, स्टॉक स्पेसिफिकेशन क्या है ये देखिए आपके स्क्रीन पे। इंडेक्स 7573। एक चीज अच्छी है कि एटलीस्ट अपने आप को एक कुशन प्रोवाइड कर रहा है इस लेवल से 7550 के आसपास, थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, उससे अपने आप को थोड़ा दूर बरकरार रखे हुए है। ये चीज अगर आप देखिए अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी गिनर्स आज एलएनटी, अगर आप देखें थोड़ा सा मौसम थोड़ा बदला लग रहा है एलएनटी के लिए। आज टॉप गिनर्स में टॉप पर ये एलएनटी है 1.5% ऊपर, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, पावर ग्रिड, सन फार्मा, बीएचएल। बहुत दिनों बाद पहली स्लाइड कुछ बदली हुई है, बहुत दिनों बाद पहली स्लाइड कुछ डिफरेंट है नॉर्मल मार्केट बिहेवियर से जो पिछले 3 महीने में रहा है। उसके बाद देखिए आप सेकंड स्लाइड में सन फार्मा, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ काउंटर जहां पर तेजी है। तो शुरुआती कारोबार में इनफैक्ट थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा निकल के आ रहा है। बैकफुट पे केन इंडिया 2% नीचे, हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, ओएनजीसी और डॉक्टर रेड्डी जैसे कुछ काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त बैकफुट पे खड़े हैं। फिर आप देखिए बीपीसीएल, जी एंटरटेनमेंट, एक्सिस बैंक, विप्रो, आईटीसी, ये काउंटर्स भी बैकफुट पे है। आईटी काउंटर्स में आप देखिए शिवरिंग सी, घबराहट सी है। एसबीआई 204 पे और एक्सिस बैंक बैकफुट पे है, आधा % नीचे। बाकी आईसीआईसीआई बैंक में 3/4% की तेजी है। पीएनबी 103 पर, फेडरल बैंक बैकफुट है, बीओबी लगभग आधा % ऊपर 140 के स्तर पे। आईडीबी बैंक, यूनियन बैंक दोनों ही काउंटर्स लगभग 1%। यूनियन बैंक ऊपर है, आधा % आईडीबी बैंक, यस बैंक बैकफुट पे है। बाकी साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक भी हरे निशान में है। आगे बढ़ते हैं बैंकिंग के बाद स्टॉक ऑफ द दिन, पुश शुगर 7880 की रिजेक्टरी, करीब 7940 का हाई लगा क्या है। 80 एक क्रिटिकल लेवल है, आई थिंक वो एक सप्लाई जोन तो डेफिनेटली है। 7940 है, लेकिन याद रखिए क्रिटिकल लेवल वही होगा जब तक पार नहीं होगा, दैट इज 8081। जब तक वो पार नहीं होगा शायद फ्रेश कमिटमेंट्स नहीं आएंगे। उसकी दिखाई दे रही है इस स्टॉक में आज। बाकी एडुकॉम, ऑप्टो सर्किट्स, कंज्यूमर कंसाइनर, लाइक इंडियन बैंक, लैंको इंफ्रा, ये कुछ और काउंटर जहां पर आज तेजी है। मिड कैप गेनर्स में उसके बाद यूनिटेक बैकफुट पे है, ऑल इंडिया, पिरामिड एंटरप्राइजेस, एल्स्टॉम इंडिया, थर्मैक्स, आईआरबी इंफ्रा, ये सारे के सारे काउंटर्स जो हैं वो मिड कैप लूजर्स में शामिल है। खबरों वाला शेयर, फ्यूचर रिटेल, सुप्रीम पेट्रो, इंडियन बैंक, टाटा मोटर्स में तेजी है और एचडीएफसी का देखिए ये बैकफुट पे है बिल्कुल, लेकिन साइडवेज, कोई लॉसेस एक्सट्रीम नहीं है यहाँ पर। बाकी अगर आप देखें यूपी कैबिनेट की आज बैठक, शुगर काउंटर्स देखिए थोड़ा सा, अगर आप देखें थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ बढ़ रहे हैं। आई मीन पूरा स्पेस जो कि काफी वाइब्रेंट है चाहती के लिए, वो आज साइडवेज स्लाइटली द पॉजिटिव बायस। हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, शक्ति शुगर, अगर आप देखें शुरुआती कारोबार में साइडवेज है, स्लाइटली द पॉजिटिव बायस, कोई मोमेंटम नहीं है अभी यहाँ पर। आई थिंक वक्त लगेगा उस मोमेंटम को आने में। फर्स्ट ईयर में केन इंडिया बैकफुट पे, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल अगर आप देखें सिर्फ एक हायर निशान में। रिलायंस भी आज बैकफुट पे है, लगभग ₹1.5 नीचे कारोबार करता हुआ। आगे बढ़ते हैं मेटल्स में, आप देखें टाटा स्टील ₹2 ऊपर, हिंडाल्को करीब फ्लैट है, वेदांता बैकफुट पे है, लाल निशान में। हिंदुस्तान जिंक ₹1.25 ऊपर और एसडी एल्युमिनियम करीब ₹6 ऊपर कारोबार करता हुआ। बहुत वाइब्रेंसी अगर आप देखें, बहुत एक्टिविटी नहीं है इस स्पेस में आज। बाकी आईटी अगर आप देखें कंप्लीटली बैकफुट पे, आई मीन टीसीएस ₹11 नीचे, इन्फोसिस साइडवेज है, एचसीएल टेक्नोलॉजी साइडवेज है, विप्रो लॉसेस में है, माइंड ट्री आप देखिए लॉसेस में। तो ये थोड़ा सा स्पेस जो है वो कॉशियस है।
आगे बढ़ते हैं टिन प्लेट कंपनी। अगर आप देखें काउंटर लगभग 76 पर, क्या शानदार ओपनिंग हुई, करीब 5 रुपए की तेजी के साथ ऑलमोस्ट 77 का इंट्राडे हाई हिट करने के बाद थोड़ा सा कैपिटलाइज करने की कोशिश करता हुआ इस रेंज में। एसडी एल्यूमिनियम में करीब 156 पर 6.25 रुपए ऊपर कारोबार कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद हायर लेवल्स को होल्ड करता हुआ। एरो टेक्सटाइल्स ये देखिए 49.40 पर लगभग 2 रुपए ऊपर, करीब 50-20 का हाई लगा के आया, उसके बाद करीब 49.40 पे आप देखिए अपने आप को सस्टेन करता हुआ। और एमटेक ऑटो 46.5 पर 60 पैसे ऊपर, फ्लैट ओपनिंग संभव अगर आप देखें 7 पैसे की गेंद के साथ अपने आप को ट्रेड कर रहा है। बाकी अगर आप देखें आज स्ट्राइक क्या कर रहा है ऑटो स्पेस में, एमएनएम नो नॉट एग्जैक्टली, उसके बाद मारुति अगर आप देखें लगभग 32 रुपए नीचे ऊपर, माफ कीजिएगा 4304 के स्तर पे, लेकिन पूरा स्पेस जो है वो साइडवेज मोर लेस इस वक्त विजिबल है। पावर ग्रिड पावर स्पेस में अगर आप देखें वाइब्रेंसी है, ये स्टॉक कल भी चल रहा था, आज भी करीब 145 के स्तर पे लगभग 2 रुपए ऊपर हाई लेवल्स पर सस्टेन करता हुआ। पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, जहां पावर का नाम है वहां पे देखिए वाइब्रेंसी है 1 रुपए ऊपर। आइए इंडिसेस पे फिर लौटते हैं। इंडिसेस आपकी स्क्रीन पर लगभग निफ्टी 10 अंक ऊपर 7574 का स्तर, यहाँ पे 42 ओपनिंग पता है आपकी। कुणाल इस ओपनिंग पर आपकी? मेरे अनुमान से आई थिंक ओपनिंग ओके ही है। आई थिंक जी हाँ, आई थिंक ब्रेथ काफी बढ़िया है। आई थिंक जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था शो के, आई थिंक मार्केट की अप्रोच यहाँ पे इंडेक्स स्पेसिफिक थोड़ी कॉशियस है, बट मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी एक्टिविटी या एक्शन का काफी स्ट्रांग बनता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक कुछ एक स्टॉक्स है जो रिसेंटली भी मैं देख रहा हूँ, आई थिंक वो ब्रेकआउट पे आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स और जो फ्लो है उन स्टॉक्स में ज्यादा डेडिकेटेड है रादर देन इंडेक्स। निफ्टी अभी भी अपने साइकोलॉजिकल मार्क 7600 से नीचे है, बट ऑन दी अदर हैंड 7550 का एक सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर अगर ये रेंज में निफ्टी रहे तो काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स जो पिकअप कर सकते हैं। राइट, लेकिन कुछ स्टॉक्स में फटाफट से बता दूं, यहाँ पर एक तो पावर स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है आज, पावर ग्रिड और एनटीपीसी लीड कर रहे हैं। कैपिटल गुड शेयर्स पलटे आज, एलएनटी बीएचईएल बहुत ओवरसोल्ड हो गए थे, एलएनटी और बीएचईएल जैसे स्ट्रक्चर्स है, वहीं से एक बाउंस मिल गया। मारुति सुजुकी, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स तेज हैं, गिरावट है। ऑयल एंड गैस स्पेस क्लियर कट अंडर परफॉर्मर, केन और ओएनजीसी दोनों स्टॉक्स टूट रहे हैं। इसके अलावा वेदांता, डॉक्टर रेड्डीज, विप्रो, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आज गिरावट देखने को मिल रही है। पावर स्टॉक्स मयूरेश, इस समय क्या रिजल्ट सीजन से पहले एक्यूमुलेट हो सकते हैं पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स? क्लियरली अगर आपको वॉलेटिलिटी फेस करनी है और आपको सेफ हेवन्स ढूंढने हैं प्रॉब्ली, तो पावर ग्रिड, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स बिल्कुल आई थिंक सेफ हेवन्स हो सकते हैं। रेगुलेटेड मॉडल्स रहते हैं, आरओई 15.5% के ऊपर रहती है। पावर ग्रिड की बात करें तो कैपिटलाइजेशन प्लस सीडब्ल्यूआईपी 1 लाख करोड़ के ऊपर रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से इनके आरओई सस्टेन रह सकते हैं। डिविडेंड यील्ड पेइंग कंपनीज है, तो मुझे लगता है आई थिंक दे आर क्वाइट रीजनेबल स्टॉक्स टू बाय। तो पावर ग्रिड, एनटीपीसी पे हम दोनों ही बुलिश हैं। राइट, और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है, उसमें ओमेक्स ऑटो शामिल है। इनफैक्ट यहाँ पर खबर भी यही थी कि जीमैक्स ऑटो पे जो अपने रिमेनिंग 51% स्टेक है उसको बेचा है कंपनी ने, उसके बाद लगभग 8% के आसपास की तेजी इसमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ बाल फार्मा, एक और स्टॉक जो आपको बताया गया था, वो आज अब 5% तेज हो गया, बहुत स्ट्रांगली एक्यूपरेशन। आरपीपी इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स मयूरेश क्या फोकस में, क्योंकि आरपीपी इंफ्रा इनफैक्ट ये मैं पिछले कुछ दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ, लगातार स्टॉक पे तेजी। और दूसरा फाइनेंस फर्म जो है श्री इंफ्रा, एक और स्टॉक जिसमें एक्यूमुलेशन बहुत स्ट्रांग है, हालांकि आज दिन आरपीपी इंफ्रा का है 5% की तेजी। आपकी कॉल इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर्स पे? नहीं, क्लियरली आई थिंक जैसे आप कह रहे हैं, आई थिंक काफी स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, क्योंकि आई थिंक सेक्टर अभी भी दिक्कतों से गुजर रहा है। ऑर्डर फ्लोज हालांकि आ रहे हैं, लेकिन क्या मार्जिन से आ रहे हैं ये देखना बहुत जरूरी होगा। बुक टू बिल और रेवेन्यू विजिबिलिटी भी देखना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वी स्टिल कंटिन्यू विद पिक्स लाइक एमबीएल इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन, जहां पे हमें लगता है रिस्पेक्टिवली आई थिंक डेट इक्विटी हैज पीक्ड ऑफ एमबीएल इंफ्रा, केएनआर की तो बहुत मिनिमल इक्विटी है और ऑर्डर बुक काफी तगड़े हैं दोनों कंपनियों के लिए। एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑर्डर बुक इंक्रीजिंग सब्सटेंशियली ओवर द नेक्स्ट 2 years इज क्वाइट नाइस। जी थोड़ा अपनी डिस्कशन को ना छोटे स्टॉक्स तक सीमित रखते हैं, शुरुआती भाग में कुछ काउंटर जो कि छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में है लेकिन अच्छा चल रहा है। आप देखिए एक मंगलम ड्रग्स को लगभग 287 पे 14.5 रुपए ऊपर, लेकिन छोड़ता हूँ उस स्किप को, देखिए रह दीजिए, छोड़िए, वॉल्यूम्स ही नहीं है यहाँ पर, तो क्या बात करेंगे इसमें, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कुछ काउंटर जहाँ पे तेजी है उसमें आप एक देखिए खितान इलेक्ट्रिकल्स, ये लगभग 5% ऊपर, लेकिन वॉल्यूम्स की अगर आप देखें नहीं है, मिड कैप में वॉल्यूम्स इशू है वाकई। सुमित इंडस्ट्रीज 1760 के स्तर पे,
एरो टेक्सटाइल्स, ये अगर आप देखें ऑलमोस्ट लगभग 49-40 पे कारोबार कर रहा है, करीब 5.5% ऊपर। एरो टेक्सटाइल्स को देखिए प्लीज एक बार, एरो टेक्सटाइल्स है तो दिखाइएगा 49-40 पे, ये देखिए। जब इसका ईयरली चार्ट दिखाइए प्लीज एक बार, आप देखिए क्या कर रहा है। इनफैक्ट ये ईयरली, जी हाँ, ये अपने ट्रेडिंग करियर के ऑल टाइम हाई पर है इस वक्त 49.50 पर। मीनवाइल आप स्टॉक ऑफ द डे धामपुर शुगर को देखिए, वो भी ऑलमोस्ट अगर आप देखें अभी भी एक और हाई लगा के आया है 79.80 का, अभी 79.40 पे कारोबार कर रहा है। इस पर भी नजर रखिएगा। देखिए 80 सबसे क्रिटिकल लेवल है। 80 कैसे अप्रोच करता है, उसको कैसे वॉलेट करता है, उसके ऊपर कैसे सस्टेन करता है, वहां जाने में थोड़ी सी घबराहट तो होगी। आगे बढ़ते हैं। एरो टेक्सटाइल्स के बाद और कोई काउंटर जो छोटा सा है लेकिन मुंह दिखा रहा है, उसमें आप एक एसडी एल्युमिनियम को देखिए, यहाँ पर थोड़ी तेजी है, हायर लेवल्स पे जा रहा है। बाल फार्मा करीब 154 पे, लगभग 144 के स्तर पे। बाल फार्मा कुणाल आपकी राय क्या होगी एग्जैक्टली, क्योंकि मान लीजिए ये मेरे ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में है और अच्छा पैसा बन रहा है, 80 रुपए का स्टॉक मात्र 2 महीने के अंतराल में 154 रुपए का हो गया है। अभी जो आज जिस पैटर्न का इसने ब्रेकआउट दिया है, जिस रेंज से बाहर निकला है, अभी कहां तक का स्विंग पॉसिबल है इसमें? जी, पैटर्न की डेप्थ अगर हम देखें तो करीबन 70-72 रुपीज के आसपास होती है। अगर स्टार्ट ऑफ द पैटर्न देखें तो 72 का था, जो टॉप था वो करीबन 145-146 के आसपास था, और उसके बाद स्टॉक ऑलमोस्ट दिसंबर के पूरे महीने कंसोलिडेट किया है, वापस से ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम पैटर्न्स कंसिस्टेंट है, तो अगर हम सिंपल मैथ्स की बात करें, टेक्निकल टारगेट्स की बात करें तो करीबन 205-210 के आसपास का एक टारगेट बन सकता है। बट अगर जैसे कि आपने कहा कि अगर आप ऑलरेडी बाय करके होल्ड कर चुके हैं स्टॉक को, तो अभी भी होल्ड कीजिए। मेरे अनुमान से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके करीबन 130-132 के आसपास रख सकते हैं और स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। राइट, एक बार रेलवे स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज एज अ होल पूरा ही क्षेत्र, सभी कंपनियां अच्छे रिटर्न्स देती हुई नजर आ रही है। और इनफैक्ट आज जो है 1852 करोड़ रुपए के जो सरकारी वैगन ऑर्डर्स हैं, उनके लिए बिड रिजल्ट्स अनाउंस होने, तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर बन जाएगा पूरे रेलवे सेक्टर्स के लिए। टेक्समैको रेल, टीटागढ़, कालिंदी, सभी स्टॉक्स में आज जोरदार खरीदारी है, 4% के आसपास की तेजी। बीईएमएल, कंटेनर कॉर्प, सेप्को, कोई भी काउंटर ले लें, आज वो एक्टिव है। एक्सपेंशन पे लगातार रेलवे का फोकस है और वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। लेकिन जिस तरीके की तेजी ऑलरेडी बन गई है, मयूरेश, क्या ये सेक्टर आपके रडार पर है और ठीक बजट से पहले फिर से चलना शुरू हुआ है? सर, आपकी कॉल रेलवे काउंटर्स पे। क्लियरली मेरे हिसाब से अगर 3 साल का नजरिया है तो हर एक डिक्लाइन पे ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स ये काउंटर्स को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्पेसिफिकली टिटागढ़ की बात करें या टेक्समैको की बात करें, क्लियरली आई थिंक जो डायनामिक्स है वो चेंज हो रही है सारी कंपनियों के लिए। जैसे ऑर्डर्स की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी अ बिग ट्रिगर। बट आई थिंक क्लियरली ये ध्यान में रहना चाहिए कि 2 से 3 क्वार्टर में आई थिंक बैलेंस शीट में कोई सुधार नहीं होने वाला, इसलिए आई थिंक जो कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे वो FY17 के बाद इंप्रूव होंगे, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट वेरी वेरी पॉजिटिवली आफ्टर दैट ईयर इटसेल्फ। इसलिए आई थिंक तो पेनफुल पीरियड है। इवन इफ ऑर्डर स्टार्ट कमिंग थ्रू, आई थिंक एग्जीक्यूशन विल स्टिल रिमेन एन इशू, यूटिलाइजेशन लेवल्स अभी भी लो है। तो क्लियरली आई थिंक दीज कंपनीज हैव टू लुक फ्रॉम अ 3-year पर्सपेक्टिव, और हर एक डिक्लाइन पे इन अ स्टैगर्ड मैनर इन नेक्स्ट 3 to 4 months दीज स्टॉक्स कैन बी अक्यूमुलेटेड। लेकिन 3 साल का नजरिया रखना बहुत जरूरी है काउंटर्स में। और कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेज है, उसमें एक टिन प्लेट एक और स्टॉक है जहां पर आज ट्रेडर्स का फोकस बहुत ज्यादा 6% के आसपास के रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मयूरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच बताने के लिए, और साथ ही साथ कुछ शेयर्स एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।